वेतन से आय की गणना के इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। ग्रेच्युटी क्या है? सामान्यतः कर्मचारी अपने नियोक्ता को सेवानिवृत्ति तक अपनी सेवाएं देता है। उस सेवा के पारितोषिक के रूप में सेवानिवृत्ति के समय उसका नियोक्ता उसको कुछ भुगतान करता है, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। यानी कि सेवा काल में दी गई सेवा के पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में जो राशि दी जाती है उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी के संबंध में जो आयकर अधिनियम में प्रावधान है, इसमें कुछ स्थिति ऐसी हैं जिसमें इसको पूर्णतः कर मुक्त किया गया और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें एक सीमा तक कर मुक्ति दी गई है। पूर्णतः कर मुक्त किनके लिए किया गया है? जिसमें जो ऐसे कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता, यानी तीनों सरकारें हो गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सत्ता, तथा सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु पर, दोनों ही स्थितियों में, डेथ पे या रिटायरमेंट पे जो भी ग्रेच्युटी मिलती है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। दूसरी स्थिति ऐसी है जो इनके अलावा ये जो कर्मचारी थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता और सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों के अलावा जो भी समस्त कर्मचारी हैं, उनके लिए ग्रेच्युटी की राशि एक सीमा तक ही कर मुक्त है। इस कर मुक्ति की गणना के लिए कर्मचारी को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभक्त किया गया है। एक ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, यानी कि ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है, और दूसरे ऐसे कर्मचारी जिन पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता है। अब ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट किन पे लागू होता है? ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 किन पर लागू होता है? तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 वैधानिक निगम, मतलब वैधानिक निगम है, कारखाने हैं, खान है, बागान है, तेल क्षेत्र है, बंदरगाह है और रेल कंपनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो या 10 या ज्यादा कर्मचारी काम करते हो, तो उन पर भी लागू होता है। यह अधिनियम तभी लागू होगा जबकि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक या सेवा त्यागने तक लगातार 5 वर्ष का कार्य किया हो, यानी 5 साल की नौकरी होना जरूरी है। 5 साल तक अगर कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के टाइम तक या वो सेवा नौकरी छोड़ के जा रहा है तो उस स्थिति में त्यागने तक 5 वर्ष तक लगातार काम किया हो, तभी ये अधिनियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। ये जो 5 साल की अवधि है, ये कर्मचारी की मृत्यु होने पर अथवा काम करने के अयोग्य हो जाए किसी वजह से, तो ये 5 साल वाला प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यानी 5 से कम अवधि होगी, 5 वर्ष से कम की अवधि होगी, तो भी उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होगा। अब ये देखना है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 जिन कर्मचारियों पर लागू है, उनके लिए ग्रेच्युटी की कर मुक्त सीमा कितनी होगी, कितनी राशि ग्रेच्युटी की कर मुक्त होगी। तो इस संबंध में जो नियम दिए गए हैं उसमें निम्न में से 3 राशि, यानी कि जो 3 लिमिट्स दिए हैं उनमें से जो न्यूनतम राशि होगी वो कर मुक्त होगी, न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। जिसमें से पहले है सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए, यानी कि सेवा जितने साल की सेवा की है उसके प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन देंगे सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए। और मौसमी कारखाने हैं जहाँ सीजनल फैक्ट्रीज हैं, वहाँ 7 दिन का वेतन, वहाँ सीजनल फैक्ट्रीज की दशा में 1 वर्ष के लिए, प्रत्येक सेवा काल के लिए, प्रत्येक सेवा के 1 वर्ष के लिए 7 दिन का। दूसरा, अधिकतम कर मुक्त राशि 20 लाख रुपए दी है, इसमें अधिकतम कर मुक्ति कितनी होगी? 20 लाख रुपए। और तीसरी, वास्तविक प्राप्त राशि, यानी वास्तविक प्राप्त राशि जो कर्मचारी को जो भी ग्रेच्युटी के रूप में पेमेंट मिला है वो राशि हो गई। दूसरी, अधिकतम कर मुक्ति कितनी है? 20 लाख रुपए। और तीसरी लिमिट रखी है वो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन और मौसमी कारखानों की दशा में 7 दिन का वेतन। अब देखिए कि सेवा की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन करेंगे, तो इसमें सेवा अवधि में महीने भी शामिल है, और 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष माना जाता है और 6 माह तक की अवधि को छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी 20 साल 5 महीने नौकरी करके रिटायर होता है,
तो ऐसी स्थिति में उसकी अवधि कितनी लेंगे? 20 साल लेंगे, 20 वर्ष लेंगे। और यदि वही कर्मचारी 20 वर्ष 6 महीने 5 दिन नौकरी करके सेवानिवृत्त होता है, तो चूंकि 6 महीने से ज्यादा हो गए 5 दिन, 6 महीने से अधिक की अवधि को 1 साल मान लेंगे, यानी कि उसके लिए इस पर्पज से 21 साल की अवधि मानी जाएगी। तो सेवा अवधि में महीने भी शामिल है और महीनों में 6 माह से अधिक को एक पूरा वर्ष मान लेते हैं। दूसरा, वेतन की गणना करने में क्या करेंगे? मूल वेतन में महंगाई भत्ता सदैव, यानी कि सेवा शर्तों वाली बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ उसको सदैव शामिल करेंगे। महंगाई भत्ता चाहे सेवा शर्तों के अधीन मिल रहा हो चाहे सेवा शर्तों के अधीन नहीं मिल रहा हो तो भी उसको जोड़ेंगे। तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, ये राशियां कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम माह के वेतन के आधार पर होंगी। मतलब ये राशि कौन सी होंगी? मूल वेतन और महंगाई भत्ता कर्मचारी के जो अंतिम महीने का सैलरी है उसके आधार पर होंगी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थिति में ये राशि क्या होगी? 3 माह के औसत वेतन को लिया जाएगा, उसमें 3 माह के औसत वेतन को लिया जाएगा। अधि समय के वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यानी ओवर टाइम वेजेज है उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो सामान्य कर्मचारियों के लिए वेतन में शामिल करेंगे मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सदैव लेंगे, यानी कि चाहे सेवा शर्तों में हो या न हो उसको शामिल करेंगे। दूसरी, वेतन कौन से महीने का लेंगे? कर्मचारी के अंतिम माह का वेतन, कर्मचारी को प्राप्त अंतिम माह का वेतन लेंगे। और दैनिक वेतन भोगी वेतन प्रदान किया जाता है तो वहाँ अंतिम माह के वेतन के स्थान पर क्या लेंगे? गत 3 माह का औसत वेतन लेंगे, अधि समय को ओवर टाइम को शामिल नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगली पॉइंट क्या है कि माह में 26 दिन मानते हुए, यानी कि महीने में 30 दिन होते हैं, वैसे 30 या 31 या 29 या 28 जो भी स्थिति है वो दिन होते हैं, किंतु अपन इस ग्रेच्युटी की गणना करने के लिए महीने में 26 दिन मानते हुए 26 का भाग देंगे, यानी कि एक महीने के वेतन में 15 दिनों के लिए गणना करेंगे तो 26 का भाग देंगे। मौसमी कारखाने हैं, सीजनल फैक्ट्रीज की दशा में सेवा के प्रत्येक वर्ष के स्थान पर सेवा के प्रत्येक मौसम के आधार पर 7 दिनों की गणना की जाएगी, यानी वहां वर्ष नहीं ध्यान में देंगे, प्रत्येक सीजन के हिसाब से, और सीजन का कितने हैं? 7 दिन की गणना की जाएगी। अब देखिए इसको फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट करें तो सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, क्योंकि अंतिम माह का वेतन लेंगे, गुणा 15 दिन का देंगे ना एक कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, तो 15 भाग महीने में चूंकि 26 दिन मानने अपने को, यानी कि 28 दिन की फरवरी हो या 29 दिन की फरवरी हो तो वो 29 या 28 दिन का भाग नहीं देंगे, या 30 दिन का महीना हो या 31 दिन का महीना हो तो वो भाग नहीं देंगे। अपन महीने में कितने दिन मानेंगे? 26 दिन मानेंगे, यानी 15/26 गुणा सर्विस पीरियड इन ईयर्स, यानी कि सेवा के जितने भी साल हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेवा के साल के लिए अपन ने ये माना है इसमें कि 6 महीने से अधिक की अवधि है तो उसको पूर्ण वर्ष मान लेंगे और बाकी टोटल अवधि वर्षों में ले लेंगे। जिन कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, उन कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि की करमुक्त राशि ज्ञात करने के लिए भी 3 सीमाएं हैं। वही वास्तविक प्राप्त राशि, उसमें भी देखेंगे अधिकतम करमुक्त राशि वही 20 लाख रुपए उनके लिए भी होगी, किंतु जो मुख्य कंडीशन है उसमें चेंज किया गया है, उसमें परिवर्तन है। यहाँ एवरेज सैलरी वर्ड यूज किया है, यानी कि औसत वेतन गुणा 1/2, यानी वहां 15/26 लिया था अपन ने, यहाँ 1/2 गुणा पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स, यानी कि सेवा के पूर्ण जितने भी वर्ष हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। महीने में 15/26 की जगह 1/2 लेंगे। अंतिम माह के वेतन की जगह एवरेज सैलरी लेंगे, औसत वेतन लेंगे। अब देखिए इसमें जो चेंज किया गया उसमें ये देखेंगे कि जिस सेवा के जो वर्ष लिए थे अपन ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के लागू होने की स्थिति में 6 महीने से अधिक की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया था, 6 महीने से अधिक की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया था। यहाँ पूरे वर्ष ही लेंगे, चाहे किसी कर्मचारी ने जैसे मान लीजिए 18 वर्ष 10 माह और 18 काम किया हो, 18 साल और 10 माह काम किया हो, तो ऐसी स्थिति में 10 महीने काम करने के बावजूद भी उसको 18 साल
पूर्ण वर्ष मानेंगे, यानी 6 महीने से अधिक को पूरा वर्ष न मानते हुए केवल पूर्ण वर्ष लेंगे। दूसरा, सेवानिवृत्ति या मृत्यु या नौकरी त्यागने के जब भी उसको ग्रेच्युटी मिल रही है उससे तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर माह का वेतन लेंगे, 10 कैलेंडर माह का, और उनका औसत ज्ञात करेंगे, यानी 10 कैलेंडर माह का लेंगे जिसमें सेवानिवृत्ति वाला जो महीना है उसको भी शामिल करेंगे, ये मानते हुए कि वो अंतिम दिन तक उसने काम किया है। तो 10 माह के वेतन में उस महीने को भी मानेंगे जिस महीने में वो सेवानिवृत्त हुआ। तो सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर माह का औसत वेतन लेंगे। तीसरा, इसमें जो औसत वेतन की जगह आ गया, अब तीसरा इसमें जो वेतन की है परिभाषा उसको भी चेंज कर दिया। वेतन में क्या लेंगे, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हो। वहां तो सदैव शामिल किया था, यहाँ कब करेंगे, जब सेवा शर्तों में हो तभी शामिल करेंगे, अदरवाइज महंगाई भत्ते को शामिल नहीं करेंगे। तो मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हो, और तीसरा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्राप्त कमीशन, यानी 3 आइटम जोड़ेंगे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हो, और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर कमीशन हो तो उसको भी शामिल करेंगे। यदि किसी कर्मचारी को 2 या अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में करमुक्ति की गणना सभी नियोक्ताओं के लिए अलग अलग की जाएगी, किंतु अधिकतम करमुक्ति 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी ने ग्रेच्युटी प्राप्त की और पूर्व में प्राप्त की और उसकी करमुक्ति ले ली, तो बाद में अगर दोबारा उसको ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो करमुक्ति की राशि में जो पहले करमुक्त राशि कर दी है अधिकतम सीमा में वो राशि घटा देंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने पहले बार जब रिटायर हुआ और उस जगह से उसने ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त की और 2 लाख रुपए उसके करमुक्त हो गए। अब दोबारा जब वो ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा, दोबारा सेवा करता है और दोबारा ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा, तो करमुक्ति की सीमा में 20 लाख रुपए की जो अधिकतम सीमा है उसमें से पहले करमुक्त की गई राशि को घटा के जो अधिकतम सीमा है वो उस सीमा तक कम कर देंगे अपन। इसी प्रकार यदि सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो पूर्णतः कर योग्य है, किंतु सेवा में रहते हुए अगर सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोक्ता उसको नए अनुबंध के तहत वापिस रख लेता सेवा में, तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार करमुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात नए अनुबंध के आधार पर रखा है, इसलिए ऐसी स्थिति में उसको नियमानुसार करमुक्ति मिलेगी, किंतु सेवा में रहते हुए अगर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो उसको ये कर योग्य होगी, पूर्णतः कर योग्य होगी। ग्रेच्युटी तभी करमुक्त होगी जब कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध विद्यमान हो। ग्रेच्युटी कब करमुक्त होगी, जब कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध विद्यमान हो। यदि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है और ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है तो वो कर योग्य होगी। जैसे एक बीमा कंपनी द्वारा अपने एजेंट को प्रदान की गई ग्रेच्युटी करमुक्त नहीं होगी, क्योंकि वहां कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है। यदि ग्रेच्युटी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को मिलती है तो वहां 2 कंडीशन देखेंगे। अगर कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य को ग्रेच्युटी मिलती है तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये मानते हैं कि यदि ग्रेच्युटी तो ड्यू हो गई, ग्रेच्युटी ड्यू हो गई, उसके बाद कर्मचारी की मृत्यु हो गई, बाद में मृत्यु हुई है, ग्रेच्युटी पहले ड्यू हुई है, कर्मचारी की मृत्यु बाद में हुई है, और उसके बाद उसके जो परिवार के सदस्यों को ग्रेच्युटी की राशि मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार कर्मचारी की आय में शामिल की जाएगी, यानी कर्मचारी की जो आय है उसमें शामिल करेंगे। यदि मृत्यु पहले हुई है और बाद में ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, कर्मचारी की मृत्यु पहले हो गई और ग्रेच्युटी कब बाद में, देय भी बाद में हुई और प्राप्ति भी बाद में हुई, यानी बाद में देय हुई है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की संपूर्ण राशि करमुक्त होगी। अब ग्रेच्युटी की करमुक्ति ज्ञात करने के लिए उदाहरण की सहायता से अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ एक कर्मचारी है सत्येंद्र, जिस पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता। 20 साल और 11 महीने की नौकरी करके रिटायर होता है 1 फरवरी 2020 को। 1 फरवरी 2020 को रिटायर होता है 20 साल और 11 महीने की नौकरी करके।
1,20,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है उसको। उसकी सैलरी 8,000 पर मंथ थी जून 30 2019 तक, और 8,500 पर मंथ सैलरी थी उसके बाद, यानी कि जुलाई से लेकर और जब वो रिटायर हुआ 1 फरवरी तक उसकी सैलरी रही है 8,500। 750 रुपये पर मंथ उसको डीएवी मिलता था, और उसमें से आधा उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काउंट किया जाता था, यानी सेवा शर्तों के अधीन डीए का आधा ही काउंट होता था। अब उसके लिए अपन ग्रेच्युटी की एग्जम्प्टेड राशि ज्ञात करेंगे। तो चूंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता, तो अपन 3 कंडीशन लेते हैं। देखिए 3 कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट तो वही 20 लाख रुपए हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड उसमें अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 1,20,000। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसमें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष, यानी कि कितने वर्ष सेवा की है इसने, 20 साल और 11 महीने। चूंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता, ऐसी स्थिति में पूर्ण वर्ष को लेंगे, महीनों को छोड़ देंगे, चाहे वो 11 महीने 25 दिन ही क्यों न हो। तो 20 साल लेंगे तो 20 वर्ष हो गए, 1/2 का है, यानी कि 1/2 का फॉर्मूला है इसमें। तो 20 गुणा 1/2 गुणा एवरेज सैलरी लेंगे। एवरेज सैलरी कौन सी लेंगे, सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले के 10 महीने की। तो सेवानिवृत्ति कब हुई है इसकी, 1 फरवरी 2020 को। तो जनवरी से लेकर उल्टी साइड चलेंगे अपन, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, यानी कि 7 महीने इसको कितना मिला, 8,500 रुपये पर मंथ। और 7 महीने तो 8,500 पर मंथ, और उससे पहले वाले 3 महीने जिसमें जून, मई और अप्रैल, इसमें कितना मिला उसको, 8,000 रुपये पर मंथ। तो 8,000 इंटू 3 और 8,500 इंटू 7, जो टोटल आएगा उसमें 10 का भाग देंगे। नहीं सॉरी, पहले एक बार ये 83,500 आ गया। अब चूंकि 10 महीने में इसको 7,750 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिला है, तो 750 इंटू 10 और भाग 2 का देंगे। 2 का भाग इसलिए क्योंकि आधा ही है सेवा शर्तों में, यानी 50% ही सेवा शर्तों में है। तो 3,750 अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट 87,250 हुआ, जिसमें 10 का भाग देके 8,725 एवरेज सैलरी आ गई। तो तीसरी लिमिट अपन ने कैलकुलेट की, 20 इंटू 1/2 गुणा 8,725 रुपये। तो ये 87,250 रुपये आ गए। तो 87,250, 20 लाख रुपए और 1,20,000, तीनों में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। तो न्यूनतम कितना है, 87,250। 87,250 तो टैक्स फ्री हो जाएगी, और 1,20,000 में 87,250 घटा देंगे तो बाकी बची हुई राशि कर योग्य हो जाएगी। अब इसी कर्मचारी पर यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता हो तो क्या अंतर आएगा, ये अपन देखेंगे। तो पहली चीज तो ये इसमें मैक्सिमम अमाउंट वही एग्जम्प्टेड 20 लाख ही होगी, ये कंडीशन। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वही 1,20,000 होगा। जो मेन पॉइंट है जिसमें अपन सेवा के प्रत्येक वर्ष, यानी सेवा के कितने वर्ष लेंगे, क्योंकि वहां अपने पूर्ण वर्ष लिए थे 20, पर यहाँ अवधि अपने 21 वर्ष लेंगे, क्योंकि 6 महीने से अधिक की अवधि है, महीनों में 6 महीने से अधिक अवधि है, तो सर्विस पीरियड कितना मानेंगे, 21। तो 15/26, 15/26 लेंगे। 15/26 गुणा 21 और गुणा अंतिम महीने का वेतन लेंगे। और अंतिम महीने का वेतन इस कर्मचारी का कितना होगा, लास्ट मंथ बेसिक सैलरी होगी 8,500 रुपये, लास्ट मंथ डियरनेस अलाउंस 750, क्योंकि महंगाई भत्ता सदैव शामिल करते हैं, तो पूरा का पूरा 750, तो 9,250 रुपये। तो 9,250 में 26 का भाग देके इन्होंने सीधा निकाल दिया। अपन चाहें तो क्या करेंगे, 15/26 गुणा 21 गुणा 9,250, 15/26 गुणा 21 साल गुणा 9,250, इस हिसाब से निकालेंगे तो राशि आएगी 1,12,068 रुपये। तो 1,12,068 की एक लिमिट आई, दूसरी लिमिट 20 लाख रुपए, तीसरी लिमिट 1,20,000। न्यूनतम राशि कितनी है, 1,12,068 रुपये।
जिसको अपन एग्जाम्प्ट कर देंगे। बाकी राशि 1,20,000 में से 1,12,068 घटाने के बाद जो राशि आएगी वो कर योग्य हो जाएगी। धन्यवाद।